जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सबको इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जैव अणु को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले सेशन में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को देख चुके हैं। लेकिन आज का जो सेशन है इसमें हम लोग न्यूक्लिक एसिड को हम लोग जानेंगे, जिसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूक्लिक एसिड से। अगर इसको लास्ट तक आप इस लेक्चर को जरूर देखिएगा। इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2 से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और 1-2 आपके लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न डायरेक्ट पूछ देता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। जैसा आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, सबसे पहले हम लोग देखें जो कि आप लोगों का जो पिछला असाइनमेंट जो दिया गया था वो आपका असाइनमेंट ये है, जो कि असाइनमेंट में इसके पहले हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि सभी भाग को देख चुके थे। जैव अणु यानी कि जीव के अंदर जो पाए जाने वाले कार्बनिक अणु होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, विटामिन, ये सभी हैं। जिसमें हम लोग पिछले सेशन में कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो सेशन है वो है न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड बहुलक है, प्रोटीन बहुलक है, उसी प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल भी एक प्रकार का बहुलक है। सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल जो शब्द दिए थे वो थे फ्रेडरिक मिक्सचर। कौन थे? फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर नामक वैज्ञानिक। फ्रेडरिक मिक्सचर। न्यूक्लिक अम्ल के खोज का श्रेय या ये न्यूक्लिक अम्ल शब्द का श्रेय किनको दिया जाता है? तो फ्रेडरिक मिक्सचर को। अब यहाँ पे हम टॉपिक जानते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल है क्या। तो न्यूक्लिक अम्ल एक बहुलक है जो कि जिसका मोनोमर इकाई न्यूक्लियोटाइड होता है। जैसे आप लोग पिछला देखे थे कि प्रोटीन का मोनोमर इकाई अमीनो अम्ल होता है, तो उसी प्रकार से इसका जो मोनोमर इकाई है न्यूक्लियोटाइड है। जब कई न्यूक्लियोटाइड आपस में इस प्रकार से जुड़ते हैं, लेकिन यहां पर ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जिसको हम N से केवल दर्शा रहे हैं, तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। जब कई न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ते हैं तो बनता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल आपसे पूछेगा कि न्यूक्लिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न में न्यूक्लिक अम्ल का मोनोमर इकाई क्या है, तो उसमें ऑप्शन में अमीनो अम्ल भी देगा, जो कि लगेगा कि ये न्यूक्लिक अम्ल है तो इसका मोनोमर इकाई अमीनो अम्ल कर दें, लेकिन नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लिक अम्ल का मोनोमर इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अब जैसे प्रोटीन में 2 अमीनो अम्ल के बीच पेप्टाइड बंध उपस्थित था, ठीक उसी प्रकार से यहां पर जो बंध होता है 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच, फास्फोडाइएस्टर बंध। फास्फोडाइएस्टर बंध, इसको ध्यान रखिएगा कि 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच बंध कौन सा होता है? तो फास्फोडाइएस्टर बंध। कार्बोहाइड्रेट में भी 2 मोनोसेकेराइड के बीच जो बंध था वो था ग्लाइकोसिडिक बंध। प्रोटीन में 2 अमीनो अम्ल के बीच जो बंध था वो पेप्टाइड बंध, और न्यूक्लिक अम्ल में 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच जो बंध होता है वो फास्फोडाइएस्टर बंध। तो चलिए इतना तो पता चल गया कि न्यूक्लिक अम्ल जो है एक बहुलक है जिसका मोनोमर इकाई न्यूक्लियोटाइड होता है। तो जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पहले अमीनो अम्ल को जाने थे, ठीक उसी प्रकार से हम लोग अब जानेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड, ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लियोटाइड भी अकेले नहीं है। न्यूक्लियोटाइड आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल का मोनोमर इकाई है जो कि 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। 3 किससे किससे मिलेगा? तो एक रहेगा फॉस्फेट,
एक रहेगा पेंटोज शुगर, ऐसे हम शुगर या शर्करा लिख सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि शर्करा जो वहां पे हम किए थे एक हेक्सोज था जिसमें 6 कार्बन थे, एक 5 कार्बन वाला था पेंटोज। तो इसमें जो होता है वो होता है पेंटोज शुगर, या इसको शर्करा भी कहते हैं। तीसरा है इसमें नाइट्रोजन क्षार। जब ये तीनों अणु आपस में जुड़ते हैं तो यही कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। तो इतना ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियोटाइड किन 3 अणुओं से मिलकर बना है, तो फास्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन क्षार। हम तीनों को अलग भी करके देखेंगे कि फास्फेट में क्या होता है, पेंटोज शुगर में क्या होता है और नाइट्रोजन क्षार में क्या होता है। तो जैसे पेंटोज शुगर की अगर बात करें, पेंटोज शुगर में यहां पर न्यूक्लियोटाइड एक इसी के जैसा नाम है, यहां पर ध्यान देंगे कि जो यहां पर एक इसी से मिलता जुलता शब्द है न्यूक्लियोसाइड, जिसमें ट के स्थान पर स होता है। तो अगर केवल फास्फेट को हटा दें, ये ट को ध्यान रखना है कि ये किसके कारण से हुआ है, फॉस्फेट के कारण से। अगर हम फास्फेट को हटा दें, केवल पेंटोज शुगर या केवल भी कह दें कि शुगर, पेंटोज शुगर, या केवल शुगर भी दे सकता है प्लस नाइट्रोजन क्षार, केवल 2 अणु रहे तब इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। दोनों में आपसे अलग से क्वेश्चन पूछ देगा कि न्यूक्लियोटाइड तथा न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है। तो आप देख रहे हैं कि अगर फास्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन क्षार, मैं हमेशा कहूंगा कि पेंटोज दे भी सकता है, नहीं भी। हम पेंटोज शुगर के बारे में अभी जानेंगे, शुगर भी केवल दे सकता है, शुगर या शर्करा। तो फास्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन क्षार रहेगा तो न्यूक्लियोटाइड। केवल पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन क्षार रहे, यानी शुगर प्लस क्षार रहे, नाइट्रोजन क्षार रहे, तो वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। आप इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, इसमें साइड है और इसमें टाइड है, तो ही बता देगा आपको कि इसमें क्या चीज शामिल है, फॉस्फेट है। और केवल पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन क्षार रहे तो न्यूक्लियोसाइड। चलिए, अब अगर अब क्वेश्चन आ जाए कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है, तो आप उसको कर सकते हैं। अब यहां पर हम लोग जाने कि जो न्यूक्लियोटाइड जो बना हुआ है किससे किससे बना है, तो पहला बना है फॉस्फेट से। किससे बना है, फॉस्फेट। तो फॉस्फेट का जो फॉर्मूला है वो बंध PO4-, ये ध्यान रखिएगा फॉस्फेट का। दूसरा है शुगर या शर्करा। ये शुगर या शर्करा किस प्रकार का होता है, तो ये होता है पेंटोज शुगर, यानी कि इसमें जो कार्बन की संख्या होता है वो C5 होता है, C5H10 हो जाएगा। तो पेंटोज शुगर क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 5 है, इसलिए इसका नाम पड़ गया पेंटोज। अगर 6 रहता तो हेक्सोज। अब ये पेंटोज शुगर 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए। जो पेंटोज शुगर है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है राइबोज शर्करा, और दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो न्यूक्लियोटाइड में जो इतना पता चला कि पेंटोज शुगर या शर्करा किस प्रकार का होता है, पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर जो कितने प्रकार के होते हैं, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर या शर्करा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि राइबोज शर्करा और डीऑक्सीराइबोज शर्करा में क्या अंतर है। तो आप इसके संरचना को पहले ध्यान दें। जैसे अगर पेंटोज शुगर की बात किया जाए तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है।
हालांकि स्ट्रक्चर का विशेष कोई ज़रूरत नहीं है अगर क्वेश्चन आया तो, लेकिन इसमें अंतर कहाँ पर है इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर OH होता है, यहाँ पर होता है CH2OH, CH2OH। इन दोनों पोजीशन पर OH OH। अब यहाँ पर जो कार्बन है, देखिए कार्बन कहाँ कहाँ पे, यहाँ पर है, ये है और ये। अगर इसका हम नंबरिंग करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो गया पांचवा। जबकि डीऑक्सी राइबोज की संरचना अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से है। यहां पर है CH2OH, यहां पर है OH, लेकिन इसमें यहां भी H है और यहां पर OH है। बाकी जो इसमें भी खाली स्थान है वहां पर हाइड्रोजन ही है, यहां भी हाइड्रोजन है। जो भी खाली स्थान जो बंद को पूरा कर रहा है, इसमें भी यहां पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब आप दोनों में अंतर देखें। यहां पर देखिए, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा और ये पांचवा। आपको डिफरेंस केवल एक स्थान पर दिखेगा कि जो कार्बन संख्या 2 है उसमें OH समूह है, ऑक्सीजन जो है OH के रूप में उपस्थित है। लेकिन इसमें जो कार्बन संख्या 2 है वहां पर एक ऑक्सीजन परमाणु की कमी है, वहां पर केवल H यानी कि हाइड्रोजन परमाणु है, एक ऑक्सीजन की कमी है। तो जब कोई चीज कमी रहता है तो उसको, जिसका कमी होगा, जैसे आप देखते हैं कि हमारे शरीर में जैसे उल्टी दस्त के दौरान जल की कमी हो जाता है तो उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। यहां पर ऑक्सीजन का कमी हुआ तो नाम पड़ा डीऑक्सी, यानी कि ऑक्सीजन की कमी है। कहां पर कमी है? तो कार्बन संख्या 2 पर। यहां पे हम अगर राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा अगर पूछा जाए कि दोनों में क्या अंतर है, तो राइबोज शर्करा में, राइबोज शर्करा RNA में पाया जाएगा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा DNA में उपस्थित होता है। इसी के नाम पर DNA पड़ा है और इसके नाम पर RNA पड़ा है। लेकिन दोनों के संरचना में क्या अंतर है? तो राइबोज शर्करा में कार्बन संख्या 2 पर ऑक्सीजन परमाणु OH के रूप में उपस्थित होता है, जबकि डीऑक्सी राइबोज शर्करा में कार्बन संख्या 2 पर एक ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है। ऐसे आप संरचना को आप देखें तो अच्छे से ध्यान हो गया कि कार्बन संख्या 2 पर इसमें OH है, इसमें कार्बन संख्या पर एक ऑक्सीजन की कमी है। अब राइबोज शर्करा के बारे में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा में क्या अंतर है। तीसरा जो इसमें जो कण है वो है नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार, इसको कहते हैं नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस को यदि हम शॉर्ट में लिखते हैं तो केवल हम लिखते हैं N.B, N.B। अब नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के हैं। नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? तो एक होता है प्यूरीन, प्यूरीन। दूसरा होता है पायरीमिडीन, पायरीमिडीन। देखिए, ऐसे तो ये विस्तृत बायो के पार्ट में शामिल ही हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखें कि एक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो बायोमोलिक्यूल्स है, जैव अणु है, उसके बायोलॉजिकल पार्ट को आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा विस्तृत तो नहीं, लेकिन जितना भाग आपके, चूंकि अब नज़दीक बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड के अकॉर्डिंग जो आपके NCERT में जो क्वेश्चन चाहे जो बोर्ड में आ सकता है वो सभी भाग को शामिल किया गया है। तो प्यूरीन जो है, प्यूरीन है 2 प्रकार के। प्यूरीन जो होते हैं 2 होते हैं। एक होता है एडिनिन, एडिनिन जिसको हम A से इंडिकेट करते हैं, और दूसरा होता है गुआनिन, गुआनिन जिसको हम G से इंडिकेट करते हैं। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रखने के लिए आप कर सकते हैं प्यूरीन AG, प्यूरीन AG। और पायरिमिडीन जो होते हैं ये 3 होते हैं। एक है साइटोसिन, साइटोसिन।
जिसको हम इंडिकेट करते हैं सी से। दूसरा है यूरेसिल, यूरेसिल जिसको इंडिकेट करते हैं यू से। और तीसरा है थायमीन, जिसको इंडिकेट किया जाता है टी से। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसका जो इंडिकेशन होगा आप अपने से बता सकते हैं। इसका जो इंडिकेशन है कट, CUT, कट, AG कट, AG कट। अब एक तो ये ध्यान रहेगा कि ऐसे ही आपके ऑप्शन दिया रहेगा AGCUT, तो पायरिमिडीन निम्न पूछ देगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में से कौन सा पायरिमिडीन है, निम्न में से कौन सा प्यूरिन है। तो आपसे जैसे एक तो ध्यान रहेगा कि CUT जो है पायरिमिडीन है और AG जो है प्यूरिन है। तो एक चीज ध्यान रखिए, वहां पे कंफ्यूजन क्या होगा कि CUT तो ठीक है एक साथ है, वहां पे कंफ्यूजन होगा कि प्यूरिन है कि पायरिमिडीन। तो इसको भी ध्यान रखने के लिए आप इस पर इंडिकेट देखें। प्यूरिन नाम छोटा है तो इसमें केवल 2 है, पायरिमिडीन नाम थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें 3 है। तो इस रूप में आप इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए जब न्यूक्लियोटाइड बना तो उसकी संरचना किस प्रकार से होगी। अब न्यूक्लियोटाइड किससे किससे मिलकर बना है, तो एक पेंटोज शुगर है, ये हो गया शुगर। यहां पर जो जुड़ जाता है एक नया, वो है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार। यहां पर इसके बदले यहां पर तो देखिए 5वें नंबर पे CH2OH है, इसी से जुड़ जाता है PO4 माइनस माइनस। तो देखिए फास्फेट, शुगर और नाइट्रोजन क्षार। अब ये क्या कहलाया, पूर्ण रूप से ये बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किससे बना, फास्फेट, शुगर और नाइट्रोजन क्षार। अगर यही कह दे न्यूक्लियोसाइड तो कुछ नहीं, बस यही हो जाएगा। यहां पर CH2OH तो है ही, यहां पे नाइट्रोजन क्षार भी है, लेकिन ये जो है शुगर है, इसमें कहीं पर फास्फेट समूह नहीं है। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। तो आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें क्या अंतर, इसमें फास्फेट है, इसमें फास्फेट नहीं है, इसमें शुगर है तो शुगर है, नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस है। क्या चीज नहीं है, तो फास्फेट नहीं है। अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में क्या अंतर है, न्यूक्लियोटाइड किससे बना है, न्यूक्लियोसाइड किससे बना हुआ है, ये सभी पॉइंट को हम लोग देख चुके हैं। अब ध्यान देंगे कि न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है DNA और एक है DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा है RNA। तो सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि DNA तथा RNA में क्या अंतर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग DNA और RNA में अंतर को ही देख लेते हैं। DNA और RNA, सबसे पहले इसके नाम पर जाइएगा। DNA का में D से मतलब है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, तो DNA में होता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, और RNA में होता है राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा। दूसरा जो पॉइंट है डीऑक्सी राइबोज शर्करा में, जो यहां से आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए ये पॉइंट है कि जो DNA में नाइट्रोजन क्षार होता है, नाइट्रोजन क्षार आपको पता है कि प्यूरिन और पायरिमिडीन है, प्यूरिन भी A और G है और पायरिमिडीन वे CUT, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। तो DNA में जो नाइट्रोजन क्षार होता है, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां से आ जाएगा, ध्यान रखना है। A यानी एडेनिन, थाइमीन,
गुआनिन और साइटोसिन। हम इसी क्रम में लिखे हैं क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी डीएनए के संरचना बनाने में, क्योंकि आगे चलकर आप जानेंगे कि ए और टी के बीच डबल बंध बनता है और जी और सी के बीच ट्रिपल बंध बनता है। तो हम इसी क्रम में अभी से ही लिखे हुए हैं कि आप इसी क्रम में ध्यान रखेंगे, जबकि आपको पता है कि ए और जी जो है प्यूरीन है, इसमें ए और जी जो है प्यूरीन है और टी और सी जो है पायरीमिडीन है, पायरीमिडीन है। जबकि जो आरएनए होता है, आरएनए में केवल एक का अंतर होता है। वो अंतर आप लोग स्वयं देखिए, इसमें एडेनिन थाइमिन के जगह इसमें यूरेसिल हो जाता है, AUGC। आप दोनों में अंतर आप देखें कि डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है, बाकी सब कॉमन है। AGC इसमें भी है, AGC इसमें भी है। डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है, थाइमिन होता है, और आरएनए में थाइमिन के जगह यूरेसिल होता है। तो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से पूछ देगा कि आरएनए में कौन सा, आप देख रहे हैं कि यूरेसिल पायरीमिडीन में निम्न में से कौन सा पायरीमिडीन पाया जाएगा, ऑप्शन सब दिया रहेगा। तो वहां पे दो चीज पहचानना होता है कि प्यूरीन पूछ रहा है कि पायरीमिडीन। तो पायरीमिडीन यहां पर देखे ये क्या है, तो पायरीमिडीन है, पायरीमिडीन है, CUT के अंतर्गत है ना। तो ये वाला और ये वाला जो है पायरीमिडीन है, A और G प्यूरीन है। तो आप ये अंतर जरूर ध्यान रखेंगे, ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए है। और दूसरा जो पॉइंट है, ये दो अंतर। तीसरा जो अंतर है, जैसे कोशिका आप सभी जानते हैं, तो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। तो केंद्रक के अंदर एक उलझे हुए धागे के समान ऐसी संरचना होती है जिसको क्रोमैटिन कहते हैं, जो कि डीएनए से बना होता है। और ये वाला जो भाग है ये होता है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। तो डीएनए सामान्यतः केंद्रक में होता है, हालांकि केंद्रक के अलावा भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये किस में होता है, केंद्रक में। ये वाला भाग कौन सा है, ये केंद्रक है। जबकि आरएनए जो होता है इस कोशिका द्रव में होता है। तो तीसरा जो अंतर हो गया, तीसरा अंतर आप ध्यान रखिएगा कि डीएनए जो होता है वो कोशिका के केंद्रक में, सामान्यतः केंद्रक में। डीएनए कहाँ होता है, सामान्यतः केंद्रक में, जबकि आरएनए जो होता है सामान्यतः कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव में। एक और भी अंतर ध्यान रखिएगा कि डीएनए जो होता है सामान्यतः द्विकुंडलित होता है, द्विकुंडलित होता है। द्विकुंडलित का मतलब इस रूप में, आगे अभी हम लोग संरचना देखेंगे तो ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि आरएनए जो होता है एक कुंडलित होता है, एक कुंडलित होता है, यानी कि कुछ इस रूप में ये रहता है, केवल अकेले ये स्ट्रैंड होता है। तो ये चार अंतर ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग जो असाइनमेंट वाला जो पार्ट है वहां पर चलकर सभी पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे कि आप यहां पर देखें, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल शब्द सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिक्सचर, यहाँ पे जो शब्द है वो है फ्रेडरिक, फ्रेडरिक मिक्सचर नामक वैज्ञानिक दिए थे। न्यूक्लिक अम्ल एक बहुलक है जिसका मोनोमर इकाई न्यूक्लियोटाइड होता है। ये तो अभी हम लोग भाग देखे ही हैं, तो ये दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड क्या है तो ध्यान दें, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल का मोनोमर इकाई है जो कि निम्न तीन अणुओं से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से तीन है, तो बंध PO4 शुगर या शर्करा पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन क्षार NB। देखिए, फास्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजन क्षार हो गया न्यूक्लियोटाइड, शुगर प्लस नाइट्रोजन क्षार हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि न्यूक्लियोटाइड तथा न्यूक्लियोसाइड में, यही पॉइंट है, न्यूक्लियोसाइड में अंतर बताएं। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है फास्फेट शुगर और नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन से नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार
से मिलकर बना होता है, जबकि न्यूक्लियोसाइड शुगर नाइट्रोजन क्षार से केवल मिलकर बना हुआ है। अब यहां पर क्वेश्चन है कि राइबोज शर्करा और डिऑक्सी राइबोज शर्करा में क्या अंतर है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि राइबोज शर्करा में कार्बन संख्या 2 पर ऑक्सीजन परमाणु OH के रूप में उपस्थित होता है, जबकि डिऑक्सी राइबोज शर्करा में कार्बन संख्या 2 पर ऑक्सीजन परमाणु अनुपस्थित होता है, यानी कि ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। अब यहाँ पे यह संरचना बना हुआ है, आप लोग संरचना आपके असाइनमेंट में भी, अभी बोर्ड पर भी बनाया गया था। आप देख रहे हैं कि कार्बन संख्या 2 पर OH है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि H है। अब नाइट्रोजन क्षार जो है, नाइट्रोजन क्षार जो है, देखिए दो प्रकार के हैं, एक है प्यूरिन और दूसरा है पायरिमिडीन। यहाँ पे ये पूरा अभी नाम दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपके असाइनमेंट में ये फुल रूप से एडेनिन है, गुआनिन है, जिसको हम G से दर्शाए हैं, लेकिन इसको इंडिकेट किया है AG। और पायरिमिडीन 3 है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, जिसको हम T से दर्शाए हुए हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो रहा है, CUT। आपके असाइनमेंट में प्रॉपर रूप से, सही रूप से वहां पे दिख रहा है, और आप इसको शॉर्ट में ध्यान रख सकते हैं AG कट। प्यूरिन का नाम छोटा है तो इसमें केवल 2 हैं, पायरिमिडीन का नाम थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें 3 है। अब यहां पर क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन एक पूछा गया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि न्यूक्लिक अम्ल निम्न 2 प्रकार के होते हैं, DNA और तथा RNA। DNA और RNA में क्या अंतर है, तो DNA में डीऑक्सी राइबोज शर्करा उपस्थित होता है, जबकि RNA में राइबोज शर्करा उपस्थित है। DNA मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, RNA जो होता है कोशिका द्रव में पाया जाता है। DNA में ATGC है, RNA में AUGC है। DNA द्विकुंडलित है, जबकि RNA एक कुंडलित है। अब हम लोग जो संरचना देखेंगे, जिसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, वो है DNA के बारे में। तो चलिए अब हम लोग DNA के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। DNA का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें आप देख रहे हैं कि DNA। DNA के जो क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा कि DNA के द्विकुंडलित संरचना का वर्णन करें, और DNA के जो द्विकुंडलित संरचना का सर्वप्रथम वर्णन किए थे वो वैज्ञानिक थे वाटसन तथा क्रिक। वाटसन और क्रिक। वाटसन तथा क्रिक ने जो DNA के संरचना का वर्णन किए थे वो कौन सी संरचना था, तो द्विकुंडलित। इसकी प्रकृति जो देखे वो किस प्रकार का था, द्विकुंडलित। और इस DNA का नाम क्या दिया गया, तो BDNA। ध्यान रखिएगा, DNA एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं। BDNA भी होता है, 2 क्या अधिक ही हैं, लेकिन अक्सर पूछ जाता है BDNA और ZDNA में अंतर, तो आगे हम लोग अभी ही देख लेंगे। लेकिन जो वाटसन तथा क्रिक जो DNA दिए थे वो BDNA था। तो आपका क्वेश्चन इस रूप में पूछ सकता है कि DNA के द्विकुंडलित संरचना का वर्णन करें, या पूछ देगा कि वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दिए गए DNA के द्विकुंडलित संरचना का वर्णन करें, या पूछ देगा कि BDNA का संरचनात्मक वर्णन करें। तो सबसे पहला पॉइंट आप इसमें ध्यान रखेंगे कि जो DNA का जो घुमाव होता है, जैसे DNA का आप संरचना देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से है, तो ऐसे भी ये लग रहा है कि ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे घूम रहा है। अब ये घुमाव या तो ऐसे हो सकता है या तो उल्टा हो जाएगा। तो BDNA का जो घुमाव होता है, इसका जो घुमाव होता है वो होता है दायावर्त, यानी कि राइट हैंडेड, या इसको
हम क्लॉकवाइज कहते हैं, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के सुई के दिशा में। तो बी डीएनए का यह घुमाव है। अगर पहला अंतर ये भी ध्यान रखिएगा कि बी डीएनए का घुमाव दायांवर्त होता है, लेकिन अगर जेड डीएनए अगर देखा जाए तो उसका घुमाव बायांवर्त होता है, लेफ्ट हैंडेड, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हम लोग किसका देख रहे हैं? बी डीएनए का। तो बी डीएनए का घुमाव किस तरफ है? दायांवर्त। पहला ये पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहा है और हर पॉइंट को हम एक एक करके एक ही साथ संरचना देखेंगे। दूसरा इसमें पॉइंट है कि इतना तो इंट्रोडक्शन, इसका घुमाव इत्यादि आपको पता चल गया। अब थोड़ा सा इसके हम संरचना पर विशेष बात करें तो इसका संरचना कुछ इस प्रकार से, जो द्विकुंडलित संरचना है, आप लोग अपने कॉपी पर भी बना सकते हैं, क्योंकि आपके असाइनमेंट में प्रॉपर रूप से बहुत अच्छे से नहीं वो नजर आएगा, तो आप लोग इसको जरूर कॉपी पर अलग से बना लेंगे। तो देखिए, इसमें जो एक स्ट्रैंड है, जैसे कि ये वाला स्ट्रैंड जो आ रहा है यहाँ पर यदि 5 डैश होता है तो यहाँ पर होता है 3 डैश। अगर यहाँ पर देखा जाए ये 5 डैश से 3 डैश है तो ये होता है फिर 3 डैश से 5 डैश, यानी कि एक दूसरे के उल्टा है, एक दूसरे के ये उल्टा होता है। अब ये एक दूसरे के उल्टा का मतलब क्या हुआ? आप देख रहे हैं कि 5 डैश से 3 डैश है, दूसरा है 3 डैश से 5 डैश। अब ये 5 डैश क्या है, 3 डैश क्या है, इसको समझें। जैसा कि आप लोग संरचना बनाए थे न्यूक्लियोटाइड का कुछ इस प्रकार से, तो यहां पर था CH2OH, यहां पर जुड़ा था PO4-। अब यहां पर जुड़ा था NB, नाइट्रोजन क्षार। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे खंड इसमें कई ऐसे बने हुए हैं इसी रूप में। अब इसका यदि हम नाम अंकन करें तो 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 वाला जो सिरा है ये ऊपर है इसमें, और ये वाला जो सिरा है 3 ये नीचे है। लेकिन ऐसे ऐसे कई छोटे छोटे खंड है, लेकिन जो भी जुड़ा है इसी रूप में जुड़ेगा। तो 5 वाला सिरा ऊपर हो जाएगा और 3 वाला सिरा नीचे होगा। और यहां पर उल्टे का मतलब क्या है कि इसी को ऐसे उल्टा करके रखा गया है। तो आप जब इसको उल्टा करेंगे तो 5 डैश नीचे हो जाएगा, 3 डैश ऊपर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये संरचना आप लोग 3 डैश और 5 डैश का मतलब यहाँ पे समझे कि इसमें 3 डैश क्या कहा जा रहा है और 5 डैश क्या कहा जा रहा है। तो एक दूसरे के उल्टा है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड किस रूप में होते हैं? प्रति समानांतर। प्रति समानांतर। प्रति समानांतर का मतलब हो गया कि एक स्ट्रैंड 5 डैश से 3 डैश है, तो दूसरा स्ट्रैंड 3 डैश से 5 डैश है। तो ये एक पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया था कि इसका जो घुमाव होता है वो दायांवर्त होता है। दूसरा पॉइंट हो गया कि प्रति समानांतर होता है। अब इसके विशेष पॉइंट को जानें। ये संरचना आप लोग जरूर बना लीजिएगा अपने कॉपी पर। यहां से यहां तक का जो होता है ये कहलाता है एक खंड। ये क्या है? एक खंड। इस एक खंड का विस्तृत भाग को समझने के लिए हम इसी को सीधा संरचना बना रहे हैं। तो यह संरचना एक सीढ़ी नुमा संरचना बनेगा। ये वाला स्ट्रैंड जैसे हम मान लिए 5 डैश से 3 डैश, तो ये वाला क्या होगा? 3 डैश से 5 डैश। आप लोग इस संरचना को जरूर बना लीजिएगा। अब जो एक खंड होता है, एक खंड की में 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन क्षार इसमें 4 ही हैं, ATGC। इसमें डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार है कौन कौन है? ATGC। तो यहां पर ध्यान दें, हम एक तरफ कोई भी अपने अनुसार रख सकते हैं, ATGC, फिर वही क्रम कर दिए ATGC,
टी। लेकिन ध्यान रखना है कि ये 10 ही हो, आप काउंट करके रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने मन से रख सकते हैं, लेकिन इसी 4 में से एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन से सबसे आसान यही रहता है कि हमें एटीजी इसी ध्यान भी रखना है और इसी क्रम में हम कर भी दिए। लेकिन दूसरे स्टैंड पर आप अब अपने मन से नहीं रख सकते हैं, क्योंकि शर्त क्या है कि एडेनिन जो है द्विबंध के द्वारा, लेकिन ये द्विबंध हाइड्रोजन बंध होता है, थाइमिन से जुड़ा होना चाहिए, और गुआनिन जो है त्रिबंध, और ये जो बंध है हाइड्रोजन बंध है, ये साइटोसिन से जुड़ा होना चाहिए। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ देगा कि डीएनए में एडेनिन किसके साथ द्विबंध बनाता है, तो थाइमिन के साथ। गुआनिन किसके साथ बनाएगा, तो साइटोसिन के साथ। और बंध भी ध्यान रखना है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बंध, गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बंध। तो आइए इसी के अनुसार, एक तरफ तो हम अपने मन से रख दिए, लेकिन अब इसी के अनुसार रखना पड़ेगा। तो एडेनिन है तो ये डबल बंध के साथ थाइमिन से जुड़ा, थाइमिन है तो डबल बंध के साथ एडेनिन से जुड़ा, उल्टा हो जाएगा, ये नीचे रहेगी, एडेनिन थाइमिन से कहें या थाइमिन एडेनिन से कहें। गुआनिन जो है ट्रिपल बंध के द्वारा साइटोसिन से जुड़ा, साइटोसिन भी ट्रिपल बंध के द्वारा गुआनिन से जुड़ा। एडेनिन फिर आ गया तो एडेनिन अब कैसा बंध बनाएगा, द्विबंध बनाएगा, तो द्विबंध के द्वारा थाइमिन से जुड़ा, थाइमिन जो है द्विबंध के द्वारा एडेनिन से जुड़ा। गुआनिन फिर आ गया तो गुआनिन किससे बंध बनाएगा, ट्रिपल बंध द्वारा साइटोसिन से, और साइटोसिन फिर ट्रिपल बंध के द्वारा गुआनिन से। एडेनिन किसके साथ बनाएगा, तो डबल बंध के द्वारा थाइमिन से, और थाइमिन किसके साथ बनाएगा, तो डबल बंध एडेनिन से। लेकिन इसकी संख्या ध्यान रखिएगा 10 ही। एक डीएनए के आपसे पूछ देता है कि डीएनए के एक खंड में कितने जोड़ी नाइट्रोजन, अभी ये जोड़ा में है, देखिए 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 6 7 8 9 10, तो ये कितने जोड़ी हैं, तो 10 जोड़ी हैं। अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां तो पता चल गया कि डीएनए के एक खंड में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं, तो 10 जोड़ी। अब इसके एक खंड की जो लंबाई होता है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉन, 34 एंगस्ट्रॉन। यहां से यहां तक का जो लेंथ होता है वो होता है 34, और इसी को नैनोमीटर में बदलें तो नैनोमीटर में अगर इसका मात्रक दे दिया, ये एंगस्ट्रॉन में है, या करके अगर नैनोमीटर में देखा जाए तो 3.4 3.4 नैनोमीटर, नैनोमीटर। और इसका जो विड्थ होता है, जो चौड़ाई होता है, जो चौड़ाई होता है यहां से यहां तक का, ये होता है 20 एंगस्ट्रॉन, 20 एंगस्ट्रॉन। नैनोमीटर में कहा जाए तो 2 नैनोमीटर होता है, 2 नैनोमीटर। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अब कभी कभी अलग से क्वेश्चन, ये जो आप जानते हैं कि यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, सब न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजन क्षार जुड़ा है, तो बीच में तो बंध है ना, यहाँ पे बंध है, तो बंध से ही ये पूरा दोनों स्ट्रैंड बने हुए हैं। तो आपसे पूछ दिया जाता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड किसके बने होते हैं। हालांकि असाइनमेंट में ये शामिल नहीं है, लेकिन जानना चाहिए, ये जो है ये फास्फोडाइएस्टर बंध, आपको फर्स्ट ही शुरुआत में ही बताया गया है कि डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो किससे, चाहे न्यूक्लिक अम्ल के जो बहुलक न्यूक्लियोटाइड है वो किससे बंध से जुड़ा होता है, तो फास्फोडाइएस्टर बंध, फास्फोडाइएस्टर बंध। तो पूछ देगा कि डीएनए के स्ट्रैंड किस बंध से बने होते हैं, तो फास्फोडाइएस्टर बंध। अच्छा, ये भी पूछ देगा कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में किससे जुड़े होते हैं, तो जो ये वाला जो बंध है, ये जो बंध है कोई भी बीच में जो इसी के ना दोनों, इसी से दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये जो बंध है ये हाइड्रोजन बंध है। यहाँ पर जो आपस में ये जुड़ा हुआ है ये कौन सा बंध है, तो हाइड्रोजन बंध है, हाइड्रोजन बंध। तो ये थे डीएनए के संरचना। आप लोग ये संरचना बना सकते हैं। अगर संरचना कॉपी पर बनाएंगे तो ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, ये फास्फोडाइएस्टर बंध है 5' से 3', इसका जो विड्थ है 20 नैनोमीटर, ये जो चौड़ाई है
लेंथ है बल्कि लंबाई, ये जो है 34 एंगस्ट्रॉम 3.4। बस इतना फिगर अगर ये डीएनए के द्विकुंडलित संरचना बनाने को आ जाए एग्जाम में तो ये दोनों संरचना बना लीजिएगा। अगर ये नहीं भी बनाए तो ये वाला बना लीजिएगा। अगर सभी पॉइंट को बताया गया है कि डीएनए के एक खंड की लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है। अब हम लोग इसमें डीएनए के अगर ये संरचना देख लिए तो आपसे क्वेश्चन एक आ जाता है कि आरएनए, थोड़ा सा हम लोग ये डीएनए के संरचना देख लिए। अब हम लोग देखते हैं आरएनए, जो दूसरा प्रकार है वो क्या है, आरएनए। आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। राइबो न्यूक्लिक एसिड, एन है, आर है, ए है, आरएनए। लेकिन इतना भी ध्यान रखना है कि ये जो बायोलॉजी के क्लास के अंतर्गत ये काफ़ी विस्तृत ये सभी टॉपिक हो जाते हैं, लेकिन आप लोग के क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आरएनए जो है एक बहुलक है, एक न्यूक्लिक अम्ल है। आरएनए क्या है, एक न्यूक्लिक अम्ल है, एक बहुलक है जिसका मोनोमर इकाई भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो कि किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड इसका फास्फेट, पेंटोज शुगर, और पेंटोज शुगर में कौन सा, तो राइबोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षार। लेकिन इसके नाइट्रोजन क्षार में यूरेसिल है और एडेनिन, उसमें डीएनए में थाइमिन था, लेकिन इसमें क्या है, यूरेसिल है। जैसे कि अगर प्रॉपर रूप से इसको डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि आरएनए एक बहुलक है, एक बहुलक है जिसका मोनोमर इकाई न्यूक्लियोटाइड है, जो कि फॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड किससे बना है, फॉस्फेट, राइबोज शर्करा, पेंटोज शुगर में राइबोज और डिऑक्सी राइबोज होता है। तो आरएनए की बात कर रहे हैं तो यह है राइबोज शर्करा तथा नाइट्रोजन क्षार, और नाइट्रोजन क्षार के रूप में कौन सा, तो AUGC से मिलकर बना होता है। अब आरएनए भी जो होता है वो आप देख सकते हैं ये सभी पॉइंट। आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है mRNA जिसका पूरा नाम है मैसेंजर आरएनए। ये संदेश ले जाने का काम करता है। विस्तृत तो यहाँ पे नाम को हम लोग ये जैसे बायोलॉजी के अंतर्गत है, इसलिए आप केवल यहाँ पे नाम ध्यान रखेंगे, मैसेंजर आरएनए। दूसरा है टीआरएनए। टीआरएनए का पूरा नाम है ट्रांसफर आरएनए, यानी स्थानांतरण या रूपांतरण आरएनए। और तीसरा जो होता है वो होता है आरआरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। तो ये तीनों प्रकार बता सकते हैं। अब यहां पर एक लघुतरीय प्रश्न के रूप में आपके असाइनमेंट में है कि जब आरएनए का जलीय अपघटन करते हैं, क्वेश्चन है कि आरएनए का जब जलीय अपघटन करते हैं तो क्या होता है। तो
किसी चीज का अगर जलीय अपघटन करते हैं तो वो जिससे बना है उसमें टूटेगा, यानी कि जब इसका जलीय अपघटन करते हैं, जलीय अपघटन करते हैं तो ये किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से। तो यह न्यूक्लियोटाइड करते हैं तो यह न्यूक्लियोटाइड में टूटता है, न्यूक्लियोटाइड में टूटता है। और यदि न्यूक्लियोटाइड को भी अपघटित किया जाए, और यदि न्यूक्लियोटाइड भी अपघटित होता है, अपघटित होता है किसका? चूंकि हम आरएनए का कर रहे हैं तो आरएनए भी किससे बना है? अपघटित होता है। तो फॉस्फेट, राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा तथा नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार AUGC में वियोजित हो जाता है, AUGC में वियोजित हो जाता है, जिससे बना था उसी में ये क्या हो गया? टूट गया। अब यहां पर तो ये तो क्वेश्चन हो गया आरएनए का। आप स्वयं इस पर सोच सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन रहता डीएनए, ये क्वेश्चन यदि डीएनए रहता तब इसको कैसे करते हैं कि अगर डीएनए का जलीय अपघटन करते तो यह न्यूक्लियोटाइड में टूटता, और यदि न्यूक्लियोटाइड भी अपघटित होता तो क्या बनता? फास्फेट। लेकिन राइबोज शर्करा के जगह पे क्या हो जाता? डीऑक्सी राइबोज शर्करा तथा नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार अब AUGC नहीं रहता, क्या हो जाता? ATGC। लेकिन ये कब होता? जब डीएनए रहता तब। जब क्वेश्चन में डीएनए पूछे तब ATGC करेंगे, और यहाँ पे राइबोज शर्करा के जगह पे अगर डीएनए अगर पूछे तब हम कर सकते हैं डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तो ये थे पॉइंट आरएनए के बारे में। अब एक असाइनमेंट में टॉपिक है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। जैसे कभी आप आज के डेट में अगर आधार कार्ड भी बनता है तो ये हमारे अंगूठे पर का जो निशान होता है इसका देखा जाता है, और बैंक में कार्य हो चाहे कुछ भी आपके अंगूठे के निशान को देखा जाता है। ठीक उसी प्रकार हम सभी प्रत्येक व्यक्ति का जो नाइट्रोजन क्षार पर जो डीएनए है हम सभी का, इसमें आप ये जो क्रम देखते हैं, इसमें क्रम होता है जैसे A डबल बंद T, G ट्रिपल बंद C, A डबल बंद T, ऐसे जो क्रम बने होते हैं ये सब में एक निश्चित क्रम होता है। हमारे में अलग होगा, आप में अलग होगा। हमारे में अगर ATGC है तो हो सकता है आप में AGCT हो। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो नाइट्रोजन क्षार का जो क्रम है जैसे ATGCCTA हमारे में है, तो हो सकता है आप में हो TACCGTA। सबका एक कुछ न कुछ नाइट्रोजन क्षार का क्रम अलग होता है। तो इसी क्रम को मिलाकर ही मिलाना ही क्या कहलाता है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। जैसे यहाँ पे मिस्टेक से एन छूटा हुआ था, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है? यह जो डीएनए पर नाइट्रोजन क्षार का एक निश्चित क्रम होता है वो सब में प्रत्येक व्यक्ति में अलग होता है। इसी क्रम को पहचान करना ही क्या होता है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अब इसका इस्तेमाल किस में करते हैं? तो कानूनी विवाद सुलझाने में, कानूनी विवाद सुलझाने में, कानूनी विवाद सुलझाने में, और कभी संतान को, जैसे बच्चे को अपने माँ बाप से जो डीएनए का जो उसके डीएनए को मैच कराकर
संतान और माता पिता की पहचान करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक प्रारूप हुआ। हम असाइनमेंट को भी, जैसे यहाँ पर अगर पॉइंट देखा जाए आपके डीएनए और आरएनए में अंतर, तो चलिए अब हम लोग इस पॉइंट को देख लेते हैं जो आपके असाइनमेंट में दिया गया है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पर जो होगा LEIC होगा न्यूक्लिक, और यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज भी कह सकते हैं या राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का द्विकुंडलित संरचना का खोज किसने किया? वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक। वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक। बी डीएनए का घुमाव कैसा होता है? तो राइट हैंडेड होता है। बी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे को प्रति समानांतर होते हैं, अर्थात एक स्ट्रैंड 5' से 3' तो दूसरा स्ट्रैंड 3' से 5' होता है। बी डीएनए के प्रत्येक खंड में 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं। बी डीएनए के एक खंड की लंबाई 34 एंगस्ट्रम या 3.4 नैनोमीटर होता है। बी डीएनए की चौड़ाई 20 एंगस्ट्रम या 2 नैनोमीटर होता है। दोनों स्ट्रैंड आपस में नाइट्रोजन क्षार के बीच हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पे जो जरूर इस पॉइंट को ध्यान रखना, एडेनिन जुड़ा है थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बंध के द्वारा, और गुआनिन जुड़ा है ट्रिपल बंध के द्वारा साइटोसिन से। और यह संरचना जो कि हम लोग बोर्ड पर बनाए थे उसी को आप लोग कीजिएगा। यहां पर देखें, जैसे आरएनए क्या है, इसके प्रकार तथा जल अपघटन को बताएं। तो आरएनए जो है एक न्यूक्लिक अम्ल है जिसका मोनोमर इकाई न्यूक्लियोटाइड होता है। आरएनए का न्यूक्लियोटाइड सामान्यतः फास्फेट, राइबोज, शर्करा तथा नाइट्रोजन क्षार AUG से बना होता है। आरएनए निम्न 3 प्रकार के हैं: mRNA, tRNA और rRNA। आरएनए का जल अपघटन, आरएनए का जल अपघटन न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होता है। जब आरएनए को न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन होता है तो फास्फेट, राइबोज, शर्करा और नाइट्रोजन क्षार AUG से, ये आपके असाइनमेंट में दिया गया है। दूसरा, अगर यही पूछ दे कि डीएनए का जल अपघटन करते हैं, यहाँ पे जल है, जल अपघटन करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होता है। जब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन करते हैं तो फास्फेट, डीऑक्सीराइबोज, शर्करा तथा नाइट्रोजन क्षार प्राप्त होता है। इसी पॉइंट को अभी हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन किए थे। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, प्रत्येक व्यक्ति के, यहाँ पर देखें, प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में नाइट्रोजन क्षार का क्रम एक निश्चित प्रारूप में होता है। यह नाइट्रोजन क्षार का क्रम उस व्यक्ति की पहचान होती है। इसी नाइट्रोजन क्षार के क्रम की जानकारी प्राप्त करना ही डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग करते हैं कानूनी विवाद सुलझाने में, पुत्र और माता पिता के संबंध की जानकारी प्राप्त करने में। अब एक पॉइंट है सेंट्रल डोग्मा, एक लास्ट पॉइंट है न्यूक्लिक अम्ल का, कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा क्या है? तो देखिए बच्चों, हमारे जो जैविक क्रियाएं जो हैं, केंद्रक से ही जो डीएनए, और डीएनए पर जो नाइट्रोजन क्षार का क्रम है वो आनुवांशिक कोड है, उसी आधार पर आरएनए बनता है और उस आरएनए के अनुसार ही प्रोटीन बनता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। डीएनए से आरएनए है और आरएनए से प्रोटीन है। तो जो डीएनए से आरएनए बनता है इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। आज जो आरएनए से प्रोटीन बनता है इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन।
और यही प्रोसेस यदि डीएनए से डीएनए होता है तो इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये हो गया रेप्लिकेशन, और ये हो गया, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, इसको कहा जा रहा है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनेगा तो रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन, तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो सेंट्रल डोग्मा इसी प्रोसेस को कहते हैं। यानी कि अगर सेंट्रल डोग्मा का डिफिनीशन देना होगा तो क्या हो जाएगा कि डीएनए से आरएनए तथा आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। और इसमें एक एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, कि डीएनए से आरएनए बनने को क्या कहते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या कहते हैं तो ट्रांसलेशन, और डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं तो रेप्लिकेशन। एक और पॉइंट आ जाएगा कि यदि ये तो ऐसे सीधा जा रहा है, लेकिन अगर कभी उल्टा हो जाए, ऐसे बन जाए आरएनए से प्रोटीन, कभी कभी कुछ वायरस में ये प्रोसेस होते हैं, जिसको हम, ये जब उल्टा होगा तो इसको कहेंगे रिवर्स। रिवर्स, रिवर्स मतलब उल्टा, बैक गियर जो लगता है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसको आप लोग, ये जो पूरा न्यूक्लिक अम्ल का जो भाग है, अपने असाइनमेंट को भी एक बार देख लीजिए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किए थे सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में डीएनए से, ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे डीएनए से आरएनए बनेगा तो, ट्रांसलेशन कहेंगे आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को, रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया को। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग का जो पूरा जो न्यूक्लिक अम्ल का भाग है, आज के सेशन से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में रहने की अधिकतम संभावना है, इसलिए आप इसको जरूर एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद जो आपको असाइनमेंट मिला है उसको एक बार देख लीजिएगा। तो इस सेशन को आप लोग जरूर अच्छे से आप लोग के क्लास में और